अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 2111 का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस तरह के जो आज प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास फ्लू गैसेस होती हैं, मिसाल के तौर पर जो जिनको आपने स्टैक गैसेस भी हम कहते हैं, और उनके अंदर जो हीट होती है उस हीट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है किसी वेस्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर, किसी वेस्ट बॉयलर के अंदर, जहाँ पर हम इस वेस्ट हीट को हम रिकवर कर लेते हैं टू प्रोड्यूस सम लो प्रेशर स्टीम। तो प्रॉब्लम देखते हैं जी। A gas stream at 500 degree C containing 8 mole percent CO and 92 percent CO2 that was originally going to be sent up a stack is instead sent to a heat exchanger and flows across tubes through which water is flowing. The water enters at 25 degrees C and is fed at a ratio of 0.2 moles of water per mole of hot gas, is heated to its boiling point and forms saturated steam at 5 bar. The steam may be used for heating or power generation in the plant or as the feed to another process unit. The heat exchanger can be assumed to operate adiabatically, that is, all heat transferred from the hot gas goes to heat the water as opposed to some of it leaking through the heat exchanger walls to the environment. The flow chart for an assumed basis of 1 moles per second feed gas is shown below. Calculate the temperature of the gas leaving the heat exchanger. तो सवाल क्या है कि जी हमारे पास एक गैस स्ट्रीम है जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सी है। उस गैस के अंदर 8 मोल परसेंट CO और 92 मोल परसेंट CO2 मौजूद है। तो बेसिकली हम इस गैस को जो है आपके पास ये कंबस्टन के ज़रिए ये गैस प्रोड्यूस हुई है कंबस्टन के बाद, तो हम इसको स्टैक में भेजने के बजाय हम इसको पहले एक हीट एक्सचेंजर से गुजार रहे हैं, जिस हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स में से वाटर फ्लो कर रहा है, ताकि हम जो ये जो गैस है जिसका 500 डिग्री सी टेम्परेचर है, इसकी हीट को हम यूटिलाइज कर लें। तो जो वाटर इस हीट एक्सचेंजर में से फ्लो कर रहा है, उस वाटर का जो टेम्परेचर है एंट्रेंस पर 25 डिग्री सी है, और हम इस वाटर को इस तरह फेड कर रहे हैं कि हमारे पास अगर 1 मोल हॉट गैस गुजरेगी हीट एक्सचेंजर में से, तो हमारे पास 0.2 मोल्स जो है वाटर इस हीट एक्सचेंजर में से गुजरना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जी जो ये वाटर है जब वो इस हीट एक्सचेंजर में से गुजरता है, तो जो आपके पास ये फ्लू गैसेस थी, जो स्ट्रीम ऑफ गैसेस थी एट 500 डिग्री सी, ये इस वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पर इसको हीटअप कर देती हैं, और आफ्टर हीटिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड आफ्टर हीटिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद ये आपको एक सैचुरेटेड स्टीम बन जाती है, जो कि जिसका प्रेशर 5 बार होता है। अच्छा, तो फिर ये जो आपकी सैचुरेटेड स्टीम बनी है, इसको हम अपने किसी भी फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, वो इसका यूज इस सवाल का हिस्सा नहीं है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस हीट एक्सचेंजर को एक एडियाबैटिकली ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इस सिस्टम में ना ही कोई हीट एंटर हो रही है, ना ही कोई लूज हो रही है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैलेंस के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आपके पास फ्लू गैसेस अपनी हीट लेके आ रही हैं और वाटर को हीट दे रही हैं। तो क्योंकि हीट एक्सचेंज हम ये तस्वुर कर रहे हैं कि बिल्कुल 100% एक्यूरेटली हो रही है, कोई हीट लॉसेस नहीं है, तो इसलिए एडियाबैटिक का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपकी कोई हीट लॉसेस वगैरह नहीं है, ना ही सिस्टम में कोई हीट ऐड हुई एक्स्ट्रा, ना ही सिस्टम में कोई हीट लूज की। तो इसीलिए आप इसके अंदर जब बैलेंस लगाएंगे, एनर्जी बैलेंस, तो Q को हम 0 तस्वुर कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर
1 मोल पर सेकेंड कोई फीड गैस हमारे पास इस हीट एक्सचेंजर में एंटर हो रही है, तो फिर हमारे पास जो फ्लो चार्ट बनेंगे तमाम स्ट्रीम्स के जो कि इस हीट एक्सचेंजर में एंटर हो रही हैं, वो कुछ इस तरह से बनेंगे। मसलन कि आपके पास ये देखिए हीट एक्सचेंजर है, उसके अंदर ये इन ट्यूब्स में से वाटर पास कर रहा है, और शेल साइड पर हीट एक्सचेंजर में होता ही है कि आपके पास ट्यूब्स होती हैं, आपके पास शेल है, तो जो हमारे पास ये जो वाटर है वो इन ट्यूब्स में से पास कर रहा है, जबकि शेल, ये जो शेल वाला हिस्सा है, इस शेल के अंदर हमारे पास से ये गैस पास कर रही है। तो इस वक्त क्या है कि आपके पास जो वाटर का फ्लो रेट है वो 0.2 मोल्स पर सेकेंड है, और जो वाटर है वो लिक्विड 25 डिग्री सी, और इसका जो प्रेशर है वो 5 बार प्रेशर है। जो आपके पास फ्लू गैसेस, जो स्ट्रीम ऑफ गैसेस एट 500 डिग्री सी आ रही थी, तो वो शेल साइड में एंटर हो रही हैं, और आपके पास जो है जब वो एंटर हो रही हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फ्लो रेट है वो, अगर आपके पास जो है वो 1 मोल पर सेकंड गैस हो तो 8 मोल परसेंट उसके अंदर CO है, 92 मोल परसेंट उसके अंदर से CO2 है। एडियाबैटिक ऑपरेशन था, कोई एक्स्ट्रा हीट ऐड नहीं हो रही, कोई लूज नहीं कर रही, इसलिए आपका जो Q है वो 0 के बराबर है। और उसके बाद जब ये इसके अंदर से हमारे पास ये हॉट गैसेस अपनी हीट को, वाटर को यूटिलाइज करवाने के बाद जब आप इसको वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो गैस बच रही है इसको आप फ्लेयर यानी कि उस बर्नर के पास, बर्नर में से गुजार रहे हैं। अगर आप कभी ये किसी रिफाइनरी के पास से गुजरे, या आप कभी जो ख़ास तौर पर हमारे पास ये ऑयल या गैस फील्ड्स होती हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक शोला सा जलता हुआ नज़र आएगा, उसको फ्लेयर बोलते हैं। तो फ्लेयर का काम क्या है कि उसको सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए थोड़ी बहुत आप हमेशा जो मीथेन वगैरह आपकी जो गैसेज होती हैं उनको बर्न करते रहते हैं, कि जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जो गैस फ्लो है उसको फ्लेयर की तरफ उसका रुख कर दें, ताकि आप अपने प्लांट को किसी एक्सप्लोजन वगैरह से, हादसे से बचा सकें। तो फ्लेयर में हम इनको बर्न कर लेंगे, इन CO को और CO2 को, ताकि ये जो है इसकी आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकें। तो उस वक्त ऑब्वियसली जब आपके पास ये फ्लेयर में भी जाती हैं तो ये उसके अंदर वो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपके पास 1 मोल पर सेकंड एंटर हो रही थी तो 1 मोल पर सेकंड ही निकलेगी फ्लेयर तक जाने के लिए, और उसके अंदर आपके पास जो है वो 8 मोल परसेंट उसके अंदर CO होगी, 92 मोल परसेंट CO2 होगी। लेकिन हमें इस टेम्परेचर का नहीं पता, ये जो टेम्परेचर इसका अब अपनी, ये जो 500 डिग्री सी वाली जो आपकी गैशियस मिक्सचर था, जब इसने अपनी हीट को हीट एक्सचेंजर को दे दी, तो उस हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद अब आपके पास ये जो इस गैसियस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो हमें नहीं मालूम। उस गैसियस मिक्सचर के टेम्परेचर को, एग्जिट टेम्परेचर को मालूम करना ही हमारा सवाल है, कि हमने ये टेम्परेचर मालूम करना है, ये टेम्परेचर क्या है। जो स्टीम बन रही है इन ट्यूब से गुजरने के बाद, जो हीट एक्सचेंज हुई उसके बाद स्टीम बनी, तो स्टीम का वही फ्लो रेट 0.2 मोल्स पर सेकेंड होगा। तो 5 बार पर ये हमारे पास सैचुरेटेड स्टीम है। तो ये हमारा सवाल है जिसको हमने हल करना है। इसमें कंबस्चन भी इन्वॉल्व है, इसमें ख़ास तौर पर किस तरीके से, इसमें कुछ हम नई टेक्निक देखेंगे कि किस तरीके से कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उसके बाद कुछ नई चीज़ देखेंगे किस तरीके से इस तरह के सवालात को हल करना है। तो सवाल में हमारे पास जो हीट कैपेसिटी इक्वेशंस हैं, CO की, CO2 की, दोनों की हमारे पास हीट कैपेसिटी इक्वेशंस दी हुई हैं, और ये जो CP की वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ आर गिवन इन किलो जाउल्स पर मोल पर डिग्री सी, और जो टेम्परेचर है वो डिग्री सी में गिवन है। हमारे पास स्टीम टेबल की मदद से ये कुछ वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दी हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए तो आपको फिर स्टीम टेबल से खुद ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर स्टीम टेबल की मदद से आपको जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे दे दी हैं, कि जो वाटर, लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सी उसकी जो एंथैल्पी होती है 104.8 किलो जाउल्स पर किलोग्राम, और जो स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम 5 बार पर, उसकी जो एंथैल्पी होती है वो 2747.5 किलो जाउल्स पर केजी हमारे पास होती है। तो सवाल शुरू करते हैं जी। सवाल शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को हम अभी आगे यूज़ भी करेंगे, कि स्टीम टेबल पर अगर आप गौर करें तो आपके पास एक टेम्परेचर और प्रेशर गिवन होता है 0.01 डिग्री सी और 0.00611 बार।
ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है, दीज आर एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है? ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी वाटर के तीनों फेजेस, मसलन वो सॉलिड में, वो गैस में, वो लिक्विड में, जो तीनों स्टेट्स हैं वाटर की, वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होती हैं, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। क्योंकि हम इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वेस्ट हीट बॉयलर को, वेस्ट हीट बॉयलर क्योंकि आपके पास ये फ्लू गैसेस, वेस्ट गैसेस हैं, उसकी मदद से हम हीट को रिकवर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम वेस्ट हीट बॉयलर है। तो हमने इस वेस्ट हीट बॉयलर पे हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा रहे हैं। तो जब हमने इस पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाई, तो आपको पता है वो Q प्लस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखिए, क्योंकि इस सवाल के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई शाफ्ट वर्क वगैरह नहीं था, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन के जरिए भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो हमने जो शाफ्ट वर्क है उसको 0 ले लिया। उसके साथ साथ जो आपके पास क्योंकि ये जो हीट एक्सचेंजर था, ये एडियाबैटिकली ऑपरेट कर रहा था, कोई हीट लॉसेस वगैरह नहीं थी, कोई गेन्स एक्स्ट्रा नहीं थी, हम इस सवाल के अंदर जो Q है उसको 0 लेंगे। इसी तरह देखिए, इस सवाल में कोई ऐसे हमारे पास सिग्निफिकेंट कोई वर्टिकल डिस्टेंसेस नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि भाई इस सवाल में हमारे पास कोई पोटेंशियल जो है आपके पास जो है वो होगा, और इसीलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की ना होने की वजह से हम इस सवाल के अंदर जो डेल्टा ई पी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको 0 ले लेंगे। सवाल के अंदर कंसीडरेबल टेम्परेचर चेंजेस हैं या जो नेग्लिजिबल टेम्परेचर चेंजेस हैं। उसके अलावा आपकी टेम्परेचर चेंजेस ज़्यादा होने की वजह से जो एंथैल्पीज़ की वैल्यू हैं वो कंसीडरेबल हैं, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज़ होंगी उनको इग्नोर किया जा सकता है। इन सारी एजम्पशंस के बाद हमारी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ डेल्टा एच बच गया। तो आपके पास जो सवाल के अंदर जो हमारी इक्वेशन जो 1 थी वो रिड्यूस होके डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 रह गई है। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 को अगर गौर से देखें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल आउटलेट स्ट्रीम्स NiHi माइनस समेशन ऑफ ऑल द इनलेट स्ट्रीम NiHi इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर अब हमने इस इक्वेशन की मदद से हमने अपना एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को लेके आ गए हैं। लेकिन सवाल के अंदर याद रखिएगा, हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जो टेम्परेचर हमारा एग्जिट टेम्परेचर है, जो जिस वक्त आपके पास ये जो वेस्ट गैसेस हैं जो कि अपनी वेस्ट हीट एक्सचेंजर में से अपनी एनर्जी को जो है वो एक्सचेंज कराने के बाद तो आप वो जो एमिट हो रही है, तो उस वक्त उनका क्या टेम्परेचर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम रेफरेंस स्टेट्स ले लेते हैं उन तमाम स्पीशीज की जो कि इस प्रॉब्लम में अवेलेबल है। तो आपको याद, गोइंग बैक टू द प्रोसेस फ्लो डायग्राम, अगर आप गौर करें, हमारे पास बेसिकली 3 ही स्पीशीज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, H2O। तो 3 स्पीशीज हैं, उनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो CO और CO2 तो दोनों ही आपके पास गैसियस फॉर्म में है, सिर्फ आपके पास जो वाटर है वो लिक्विड में भी है और वेपर में भी, यानी कि अब आपके पास 3 स्पीशीज हैं और एक स्पीशीज ऐसी है जिसकी 2 स्टेट्स वहां पे मौजूद होंगी। फिर जरा आप गौर कीजिए कि आपके पास एक तो टेम्परेचर हमें पता ही नहीं है, ये टेम्परेचर हमें पता ही नहीं है, यही तो मालूम करना है। इसलिए हम अब क्या करें, हम मजबूरन हमारे पास जो रेफरेंस टेम्परेचर होगा फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम मजबूर हैं इसका जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 500 डिग्री C लेने पर, क्योंकि हमारे पास ये टेम्परेचर मालूम नहीं था। उसके अलावा हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए, अब क्योंकि हमारे पास ये देखिए कि यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर आपके पास कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आपके पास थी इस तरह की। तो हमने क्या किया, क्योंकि वाटर के केस में आपको याद होगा जो स्टीम टेबल्स की मदद से हम कोई इसकी एंथैल्पीज़ की, जो हीट कैपेसिटीज़ की कोई इक्वेशन यूज़ नहीं करते, हमने इसके लिए हीट जो स्टीम टेबल्स हैं उनको यूज़ किया है। और आपको याद होगा जब मैंने स्टीम टेबल्स हमने शुरू किए थे तो आपको बताया था
वो स्टीम टेबल्स के अंदर भी कोई रेफरेंस स्टेट लेकर आपकी वो स्टीम टेबल्स की वैल्यूज बनाई गई हैं। तो हम क्या करेंगे, वही रेफरेंस स्टेट ले लेते हैं जो स्टीम टेबल के लिए रेफरेंस स्टेट होता है। तो इसलिए हम अपना वाटर के लिए जो स्पीशीज है, हम रेफरेंस स्टेट वाटर का ट्रिपल पॉइंट लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उसमें से नहीं ले रहे, बल्कि हम एक ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर ले रहे हैं, ताकि हमारे पास वो जो कंडीशन है आपकी स्टीम टेबल्स की, उस कंडीशन को भी फुलफिल किया जा सके। तो अब हम अपनी सारी रेफरेंस स्टेट्स ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने रेफरेंस स्टेट ली है 500 डिग्री सी, गैस 1 एटमॉस्फेयर। CO2 के लिए लिया है गैस 500 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर। हमने जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट था उसको हमने वाटर के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया विच इज 0.01 डिग्री सी एंड 0.00611 बार। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि हमने बेसिकली अब इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल ड्रॉ करना है इन तमाम स्पीशीज का, उनकी तमाम स्टेट्स के अंदर यूजिंग देयर रेफरेंस स्टेट्स। तो हमने वो टेबल ड्रॉ कर ली है। तो टेबल आपके पास यहाँ पे है। तो इस टेबल के अंदर आप ये देखिए कि आपके पास तमाम रेफरेंस स्टेट्स वगैरह मौजूद हैं। तो आपके पास जो CO थी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 1 मोल पर सेकेंड आपके पास गैस आ रही है। तो आपके पास क्योंकि 8% CO है तो 0.08 मोल्स पर सेकेंड। CO2 जो है आपके पास वो 0.92 मोल्स पर सेकेंड है। उसके बाद हमारे पास जो वाटर था वो 2.2 मोल्स पर सेकेंड था। तो अब उसका क्या करें, हम उसको ज़रा वाटर को ले लेते हैं। वाटर को हमने उसको देखिए कि जो मोल्स होते हैं वो मैश ओवर मोलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप मोल्स ऑफ वाटर जो है आपके पास, उसको मिसाल के तौर पर जैसे मैस ऑफ वाटर या मॉलिक्यूलर वाटर वगैरह मौजूद है, तो आपने जब इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि जो मैश ऑफ वाटर है वो मोल्स ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर के मल्टीप्लाई करके आपको ले सकते हैं। तो आपके पास मोल्स ऑफ वाटर 0.2 है। तो आपके पास जो 1 मोल वाटर होता है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर होता है। मोल आपका मोल से कट जाएगा, तो आपके पास जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो जब आपके पास ये 1000 ग्राम के बराबर आया तो आपके पास ये ग्राम ग्राम से कट गया, तो आपके पास ये मोल्स मोल से कट गया, तो आपके पास ये H2 से कट गया। आपके पास जो मैस ऑफ वाटर था वो 0.0036 kg हमारे पास आ गया। तो क्योंकि ये 0.2 मोल्स पर सेकंड है तो ये आपके पास 0.0036 kg पर सेकंड होगा। हमने इसको यहाँ पर 0.0036 kg पर सेकंड, यहाँ पर आप अगर यहाँ पे मोल्स में भी रहने देते तो भी गलत ना होता। फर्दर आपको बाद में इसको आपको अपने हिसाब से फिर इसको कन्वर्ट कर लेते, एंड में जाके कन्वर्जन हो जाती। अगर आप ये यहाँ पर ये वाली कन्वर्जन नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो लेकिन हमने इसको यहीं पे कर लिया ताकि जो है वो आगे हमें सोल्यूशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए इनलेट है, इनलेट पर टेम्परेचर जो था गैशियस स्ट्रीम का 500 डिग्री सी था, और आपके पास CO और CO2 के रेफरेंस टेम्परेचर भी 500 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर है। लिहाजा इनकी जो इनलेट पे एंथैल्पी होगी वो इन दोनों की CO और CO2 की वो 0 हो जाएगी। फिर आउटलेट जो है हमारे पास टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर से जो निकल रही है गैशियस स्ट्रीम, उसका हमें टेम्परेचर आउटलेट का पता ही नहीं है। जब टेम्परेचर ही पता नहीं है तो हम उसकी फिर एंथैल्पी को जो हमने अभी टेम्परेचर को भी पता करना है, तो हमारे पास एंथैल्पी पता नहीं है, तो उसकी एंथैल्पी जो भी होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि वो सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपके पास यहाँ पर हमने इसको H1 नाम दे दिया और इसका नाम हमने H2 दे दिया। जो मोल्स इन हो रहे थे वही मोल्स आउट हो रहे हैं इस सारे केसेस के अंदर, और उसके बाद आपके पास इसका नाम भी H2 दे दिया। फिर इसी तरह वाटर के लिए केस में हमारे पास जो आपके पास वाटर इन हो रहा है उसकी जो एंथैल्पी है वो H3 होगी, और जो स्टीम बन के निकल रही है उसकी जो एंथैल्पी होगी वो H4 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमने इसके अंदर से जो हमारी अननोन एंथैल्पीज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो है वो H1 को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो H1 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सी ये एजम्पशन करेंगे कि हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर है
यानी कि ये जो गैशियस मिक्सचर है ये एक आइडियली बिहेव कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा इस ऑब्जर्वेशन का? इसकी वजह से अगर उसके अंदर कोई आपके पास 1 एटमॉस्फेयर के अलावा प्रेशर की कोई डेविएशन की वजह से कोई चेंज आती है आइडियल गैस बिहेवियर से, तो वो हम उसको इग्नोर कर सकें और हम इन एजम्पशंस को अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकें। तो आपने जब इसको करना है तो आपके पास अब यहाँ पर जो रेफरेंस स्टेट है वो CO गैस 500 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर है। तो हमने एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है CO गैस एट अननोन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको पता है कि जो H1 होगा फॉर आइडियल, यानी कि हम ये जब एज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस बिहेवियर है, प्रेशर वगैरह की जो चेंजेस वगैरह भी नहीं हो रही, तो आपने उसको T1 T2 इज इक्वल टू CPT DT आपने लगा दिया। तो अब यहाँ पर आप CP ऑफ CO2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो आपके पास H1 की इक्वेशन हो जाएगी T1, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आपका 500 डिग्री सी है, T2 हमें मालूम नहीं है, उसको हमने T लिख दिया है, और CP ऑफ CO2 DT हमने इसको इक्वेशन को लिख दिया। तो ये आपके पास जो इंटेग्रल बन जाएगा, ये CP ऑफ CO हमारे पास जो इक्वेशन सवाल में आपको दी हुई थी, ना भी दी हो तो आप इसको डाटा में से नोट कर सकते हैं, आपके साथ पास ऑलरेडी वो डाटा वगैरह मौजूद है। तो हम इसको 0.02895 प्लस 0.4110 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5t प्लस 0.3548 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8t स्क्वायर माइनस 2.22 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12t क्यूब dt। इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जब हमने सॉल्व किया, तो क्योंकि आपके पास जो खाली हो 1 हो तो उसका इंटेग्रल जो है वो x होगा, तो इसी तरह x हो तो उसका इंटेग्रल x स्क्वायर ओवर 2 होगा। तो इसी तरह बड़ा सिंपल है, 0.02895 है तो इंटेग्रल आपके पास आ गया 0.02895t, और लिमिट्स पुट कर दी t और 500 प्लस 0.4110 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 टी स्क्वायर ओवर 2 t और 500 प्लस 0.3548 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8 वैसे का वैसा ओवर 3 t क्यूब, और ये t और 500। इसी तरह आपके पास ये सारा आपने इसको 0.2220 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 ओवर 4 इंटू t4 t500। अब हमने इसको लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स पुट करने के लिए आपके पास क्योंकि t और 500 की लिमिट है, तो इसको आपके पास यहाँ पर 0.02895 t माइनस 500 प्लस इस सारी चीज़ों को आपके पास, यानी कि ये जो है 10 पावर माइनस 5 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ 0.4110 को 2 पे डिवाइड करके आपके पास 0.2055 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर प्लस, अब इस चीज़ को आप हल कर लें तो 0.3548 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा प्लस 0.1183 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 8 t क्यूब माइनस 500 क्यूब माइनस इसको देख लें 2.22 ओवर 4 आपके पास आ जाएगा 0.555 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई t4 माइनस ये 500 की पावर 4। ये हमारे पास सवाल आ गया, और इसको अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ t को इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास ये सबको हमने जब इसको सॉल्व किया तो 0.02895 इसको सबको हम खोल रहे हैं इसको, तो आपके पास इसको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन सी बन जाती है 0.02895 t वगैरह, ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर ली है, यानी कि t वाली टर्म्स और जो t के अलावा टर्म्स है उनको अलग करके, तो आपके पास जो H1 आ गई है वो एक इक्वेशन बन गई है 0.02895 t प्लस 0.2055 इंटू 10 पावर माइनस 5 t स्क्वायर प्लस 0.1183 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8 t क्यूब माइनस 0.555 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 t4 माइनस 15.102। ये हमारे पास H1 in terms of some equation in which there is t present। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। आगे बढ़ते हैं। H2 जो हमारे पास CO2 के लिए थी, तो उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली जो रेफरेंस स्टेट थी CO2 की, दैट वाज गैशियस CO2 एट 500 डिग्री सी एट 1 एटमॉस्फेयर। तो उसकी जो हमने एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, हमने उसकी हमारे पास T एक अननोन तक
जब वो गैशियस स्टेट में 1 एटमॉस्फेयर तक होगी। तो ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं कि ये आइडियली बिहेव कर रही है, गैशियस है। सीपीटी डीटी वगैरह हमने इसको की टर्म्स में हमने इसको एंथैल्पी का हमने उसको लिख लिया इस तरह। और उसके बाद तो ये इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट्स पुट कर दे तो T1 500 है, T2 हमें नहीं पता, तो Cp ऑफ CO2 dt। तो इसको जब आपने फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जब ये ऐसे आएगा कि H2, तो अब आपने Cp ऑफ CO2 की जो इक्वेशन थी 0.03611 प्लस 4.223 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5t माइनस 2.887 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8t स्क्वायर प्लस 7.464 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 t क्यूब dt। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको अब हर टर्म को अलग अलग हम इंटेग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल पहले की तरह उसी तरह। H2 आपके पास 0.03611t और इस तरह आपके पास ये सारी जो इंटेग्रल है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। और इस इंटेग्रल को भी जब आगे फर्दर सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे कि जब आपने लिमिट्स वगैरह कर उसको सारा कर लिया तो ये आपके पास जैसे 4.223 डिवाइड बाई 2.887 डिवाइड बाई 3 और ये सबको करके बाकी पावर वैसे की वैसे रह जाएंगी, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को फिर आप फर्दर जो है वो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे इन सारी ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद तो आपके पास कुछ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ टी और कुछ विदाउट टी होंगी। तो आप सबको रीअरेंज कर लें, ऑर्डर से लिख लें ताकि बाद में इसको यूटिलाइज करना आसान हो जाए। तो आपके पास H2 आ जाएगा 0.03611t प्लस 2.1115 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 0.9623 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8t क्यूब प्लस 1.866 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12t4 माइनस 22.2475। हमारे पास ये सवाल इस तरह आ जाता है। अच्छा जी, अब देखिए क्योंकि सवाल के अंदर हमारे पास क्योंकि ये गिवन है कि जो वाटर लिक्विड है आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में था, तो हमने इसको स्टीम टेबल की मदद से जब हमने इसकी द एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सी हमने उसको ये उसको देखा तो हमारे पास वो 104.8 किलो जॉल्स पर केजी आई। अब क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है अब सवाल में आप गौर कीजिएगा यहाँ पर जो आपके पास डायग्राम जिसमें बताया गया था कि जब वाटर लिक्विड है इट्स अ प्रेशराइज वाटर एट 5 बार। तो अब हमारे पास क्योंकि जो स्टीम टेबल था, स्टीम टेबल के ऊपर जब हमने इसको 25 डिग्री सी पे हमने इसको देखा था तो हमारे पास ये 25 डिग्री सी एट 1 बार हमारे पास ये कोई वैल्यू आई हुई थी। ये जो वैल्यू थी हमारे पास 25 डिग्री सी जो हमने ये वैल्यू थी तो एक मिनट, ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास एंथैल्पी की ये जो है 25 डिग्री सी पर है तो तकरीबन ये आपके पास ये 1 बार वाली कोई ये वैल्यू है। तो अब आपने क्योंकि इसको 5 बार पे इसको लेना था, लेकिन क्योंकि जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसके ऊपर जो प्रेशर के जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होंगे 5 बार तक। हाँ, अगर ये 200 बार तक होता तो आपको ख्याल करना पड़ता, इसको कुछ और करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर ये नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा तो इस वजह से इन प्रेशर इफेक्ट्स को हम जो है इग्नोर कर सकते हैं और हमारे पास जो वाटर की एंथैल्पी होगी H3 यानी कि हम जो फाइंड आउट करनी थी वो 104.8 किलो जॉल्स पर केजी होगी। H4 बड़ी सिंपल है कि हमने H4 जो है बेसिकली वो स्टीम की मालूम करनी थी 5 बार सैचुरेटेड स्टीम की, तो वो स्टीम टेबल से सवाल में गिवन भी थी तो वो आप आराम से आपने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 2747.5 किलो जॉल्स पर केजी। तो हमारे पास ये सारी हमारे पास ये सारी जो अननोन एंथैल्पीज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन एंथैल्पीज को इक्वेशन नंबर 2 में इनके मोलर जो भी फ्लो रेट्स वगैरह हैं उनकी मदद से हम इसको ज़रा थोड़ा हल करते हैं। तो ज़रा आगे देखते हैं हम इसको कि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो अब आपने क्या किया है कि जो 0.080 मोल्स थे आपके उसके CO के उसके H1 के साथ इस तरह हमारे पास जो आउटलेट स्ट्रीम्स और इनलेट स्ट्रीम है
फिलहाल सबके साथ H3 और वगैरह लिखकर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर सबसे पहले H3 और H4 की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो पुट कर लिए ताकि हमारे पास ये कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो जब आपने ये काम कर लिया तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इस तरह की छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी 0.08 H1 प्लस 0.92 H2 प्लस जो है आपके पास 9.5137 आपके पास ये यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ये इधर देखिएगा, ये परेशान ना होइएगा क्योंकि जब आपके पास ये 0.0036 है, ये किलो जाउल्स पर आपके पास सेकंड है, और ये जो आपके पास एंथैल्पी थी ये किलो जाउल्स पर केजी में थी। तो आपके पास ये जब किलो जाउल्स पर केजी है तो ये केजी से कट जाएगा, तो किलो जाउल्स पर सेकंड आपके पास यहाँ पे ये चीज़ टर्म रह जाएगी। इसके तो यूनिट्स अभी हैं ही नहीं, ये जो टर्म आ रही होगी इसके किलो जाउल्स पर सेकंड होंगे। तो सिर्फ ये आपको बताने का मकसद है कि आपको परेशान ना हो आप इस बारे में। और यही वजह थी कि यहाँ पर हमने उसको पहले ही उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया था ताकि हमें कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना हो। अब हम H1 और H2 की जो हमारे पास इक्वेशन अभी हमने कैलकुलेट की हैं, वो ये इक्वेशन हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ज़रा पुट करते वक्त हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे, जैसे इसको एक तरतीब से लिखें। जैसे 0.080 के साथ हमने H1 की सारी इक्वेशन प्लस 0.92 के साथ H2 की सारी इक्वेशन प्लस जो हमारे पास 9.5137 इक्वल 0 वो हमारे पास आ रहा था, हमने वो लिख लिया। अब हम इसको सारों को तरतीब से लिखेंगे ताकि इनको एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में हमें बहुत आसानी हो। तो 0.080 को हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 0.002316t प्लस 0.01644 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5t स्क्वायर प्लस 0.009464 multiplied by 10 to the power minus 8t cube minus 0.0444 multiplied by 10 to the power minus 12t4 minus 1.2082 प्लस उसके बाद आपके पास ये 0.92 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म के साथ, इसके साथ नहीं करना, सिर्फ ये वैसे की वैसे रह जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0332212t प्लस 1.9426 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 5t minus 0.885316 multiplied by 10 to the power minus 8t cube plus 1.71672 multiplied by 10 to the power minus 12t4 minus 20.4677 plus 9.5137 is equal to 0। अब आप इसको जरा देखें। अब आप इन तमाम t वाली टर्म्स को आपस में हल कर सकते हैं, t2 वाली टर्म्स को, t3 वाली को, t4 वालों की टर्म्स को आप आपस में इजीली कर सकते हैं। और आपके पास ये जो बाकी बच जाएगा यहाँ पर, तो जो आपके पास वैरायटी वाले होंगे उन सबको ऐसे ऐड अप कर लेंगे। तो आपके पास इस सारे सहूलत सब कुछ करने के बाद जो आपके एंड में आपके जो इक्वेशन निकाली है, यानी कि एच आउट माइनस एच इन इज इक्वल टू 0 के बाद आपके पास इक्वेशन एक इस तरह की इक्वेशन बन रही है 0.0355t प्लस 1.9590 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 0.8758 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 8t क्यूब plus 1.6723 multiplied by 10 to the power minus 12t4 minus 12.1527 is equal to 0। This is equation is known as equation number, ये equation number 3 आपके पास आ गई है। तो बेसिकली इस equation number 3 को हम अब यूज करेंगे हम t को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए ये क्योंकि इक्वेशन आपके पास हायर पावर्स मौजूद हैं, t3 t4 वगैरह मौजूद हैं, तो अब आपको इसके अंदर कोई आइटरेशंस करनी पड़ेंगी, कोई आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा कि आप ताकि टी का वो आपने टी देखिए यहाँ इस इक्वेशन से हम टी फाइंड आउट करेंगे तो टी की जो भी वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये अगर आप इस वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। यानी कि टी की ऐसी कोई वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई इस तरह का सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल मेथड नहीं है इस वक्त जिसको हम आसानी से यहाँ पे यूज कर सकें। तो और शॉर्टली मतलब उसको जो है इस प्रॉब्लम के साथ साथ वो एक अलग सवाल बन जाएगा। अगर आप इसको न्यूमेरिकल इसको आप कर तो सकते हैं सॉल्व, लेकिन जब न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अलग से प्रॉब्लम ना बन जाए। हमने कोई शॉर्ट सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इनिशियल को गेस लेने के लिए कि भाई इनिशियल के गेस लगाने के लिए कि किस तरह हमें कोई शुरू की कोई वैल्यू पता लग जाए ताकि हम ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं हमें पता लग जाए इससे ऊपर जाना है कि इससे नीचे जाना है। तो इनिशियली हम ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए
हम जस्ट हम गैस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये हायर पावर्स को यानी कि T2, T3 और T4 इनको इग्नोर करके जो बाकी बच रही हैं, मसलन 0.0355T और -12.1527 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को यूज करके कोई इनिशियल गैस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया कि जो है इस इक्वेशन की टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हायर पावर थी वो इग्नोर कर ली, तो मेरे पास इक्वेशन जो आई 0.0355T -12.1527, इसको इस तरफ ले गए हैं तो 0.0355T इज इक्वल टू 12.1527। तो इस इक्वेशन में से जो टी की वैल्यू आ गई 342.33 डिग्री सी। अब ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, हमने सिर्फ गैस करके इनिशियली गैस निकाला है। अब इस गैस को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। अगर ये गैस हमारी इस इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है यही टेम्परेचर होगा, वरना हमें इसको फर्दर हमें इसको ट्रायल एंड एरर मेथड में कोई फर्दर हमें इसके अंदर आइटरेशन करनी पड़ेगी। तो हर स्टेप को आइटरेशन कहते हैं। अब ये जो इस मेथड के अंदर जैसे आप बार बार करते जाएंगे तो ये आइटरेशन होगी। तो आपने जब इक्वेशन नंबर इस टी की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमारे पास जो एक तरफ 1.967 और एक तरफ 0 आया, ये दोनों बराबर करीब करीब है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमें मजीद कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने अब सेकंड स्टेप के अंदर मैंने टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको मजीद कम कर दिया, 320 पे ले आया। तो फिर 320 को जब पुट किया तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें जो रिजल्ट आया, एक साइड से 0 है, दूसरी तरफ से जो आपके पास 0.9444 आ गया। तो ये भी क्योंकि इक्वल 0 नहीं है, मजीद नीचे जाते हैं। तो मजीद जाने के लिए मैंने क्या किया, मैं 300 पे आ गया। तो 300 किया, तो 300 करने के बाद मैंने ये देखा कि जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये वैल्यू पुट की है 300 की, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 0.0375 इक्वल, वो ऑलमोस्ट 0 है। तो मैंने कहा यार चेक करूं कोई एक दो टेम्परेचर नीचे लेके जाऊं। तो मैंने ये किया कि भाई मैं एक टेम्परेचर मजीद नीचे ले गया। तो मैंने एक टेम्परेचर मजीद नीचे ले लिया, तो मैं 299 पे आ गया। तो 299 में जब किया तो मैंने इसके बाद है कि वो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये आया कि भाई -0.0076, ऑलमोस्ट 0। तो इसका मकसद यह है कि आपका जो टेम्परेचर है वह 300 और 299 के दरमियान में है। तो मैं उसको राउंड ऑफ कर सकता हूं, मैं उसको 300 ही मान लेता हूं। तो आपका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये देखें ऑलमोस्ट, क्योंकि 0 इन दोनों की वैल्यूज के दरमियान में है, 0.0375 और 0.0076 इनके दरमियान में है। तो आप इसको 299.5 भी कह सकते हैं। तो मैं इसको ये कह देता हूं कि ये जो हमारा टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सी है। इसका मतलब ये है कि ये वो टेम्परेचर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ये मालूम कर लिया ये इस तरह की थ्योरेटिकल बैलेंसेस की मदद से कि वो जो गैस आपकी वेस्ट गैस जो आपके हीट एक्सचेंजर में से, वेस्ट हीट एक्सचेंजर में से जो एग्जिट कर रही है, अपनी हीट को एक्सचेंज करवाने के बाद आपने जो स्टीम बना लिया वाटर से, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सी होगा। तो इस तरह आप प्रॉब्लम की मदद से, अब आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर यूज़ किया है कि आपके पास स्टीम टेबल से, क्योंकि ऑल दो वैल्यू दे दी थी आपको, तो इसलिए वैल्यू देने का मकसद ये था क्योंकि अगर आपको स्टीम टेबल से वैल्यूज निकालनी पड़ती, फिर आपको हर चीज़ या कुछ डाटा आपको दे दिया गया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर इन सवालों को हल कर लिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप ये सारा कुछ डाटा खुद से कलेक्ट करने जाए तो ये हर एक एक टास्क बन जाएगा जो पीछे हम एक एक सवालों में कर चुके हैं। तो अब ये सारे सवालों के अंदर ये टास्क एडअप होते जा रहे हैं। तो इस तरह आपके इन प्रॉब्लम्स का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। सो दिस वाज ओवर लेक्चर नंबर 23। दिस लेक्चर इज अवेलेबल एट LMS। उसके अलावा ये आपके ocw.kfueit.edu.pk यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आस्क योर क्वेश्चंस वाया ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज। तो उसके हवाले से जो सबसे बेहतरीन तरीका वो यही कि जब हमारा लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन के अंदर आप एक दफ़ा ये लेक्चर देखकर आप पार्टिसिपेट करें, सो दैट यू कैन इजीली गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह जी हम आपके लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।